आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन की मीटिंग होती है यानी प्रशिक्षण होता है, उसका पहला दिन। उस वीडियो में थोड़ी सी आवाज़ सही नहीं आई थी क्योंकि मैंने किसी और के लैपटॉप से बनाया था, तो उसमें रिकॉर्ड सही से नहीं चला। वही चीज़ें मैं एक बार थोड़ा सा और भी बता दूँगी। बाकी आज मैं आपको दूसरे दिन का प्रशिक्षण बताने वाली हूँ कि दूसरे दिन के प्रशिक्षण में क्या होता है। सबसे पहले सभी महिलाएं, जितने भी ग्राम संगठन के पदाधिकारी जो होते हैं, पहले दिन आए थे वो सारे लोग आते हैं। जो सीआरपी दीदी प्रशिक्षण देने आई होती है वो भी आ जाती है उसी समय पे, लगभग 9, सवा 9, 10 बजे के लगभग, जो भी आपको टाइम पाबंदी बताई गई है उस समय पे। और ब्लॉक से जो अधिकारी होते हैं, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर आपके डीपी होते हैं वहाँ पे, एसी, सीआरपी, आरपीआरपी, जो भी आपके ब्लॉक में पीएमआईएस अगर आपके है, डेटा एंट्री सखी, आपके जो भी पदाधिकारी वहाँ पे होते हैं ब्लॉक से, वो आ जाते हैं। और भी किसी भी तरह के अधिकारी अगर आपके होते हैं ब्लॉक में, वो लोग आ जाते हैं सही समय पे सभी विधियों के प्रशिक्षण के ऊपर। सबसे पहला काम किया जाता है, कोई बैठक प्रस्ताव रजिस्टर होता है, उसमें गांव का नाम लिखा जाता है, क्लस्टर का नाम, क्लस्टर संगठन का नाम अगर आपने रखा है तो, क्लस्टर संगठन में कितने ग्राम संगठनों की संख्या जुड़ेगी और कितने ग्राम संगठन वहाँ पे उपस्थित हुई, इस तरह से। फिर एजेंडा तय किया जाता है। सबसे पहले एजेंडे में होता है प्रार्थना, फिर परिचय देते हैं, फिर उपस्थिति होती है, फिर पिछले प्रशिक्षण की समीक्षा की जाती है, यानी पहले दिन महिला दीदियों को जो चीजें समझाई थी उसके बारे में रेंडमली महिलाओं को, दीदियों को बीच बीच में से खड़े करके पूछा जाता है कि कल आपको क्या बताया था। फिर सीएलएफ का चयन किया जाता है, फिर सीएलएफ के आरजीबी व ईसी के कार्य बताए जाते हैं कि क्या क्या होते हैं। फिर सीएलएफ के अस्थायी आरजीबी व ईसी का चयन, यानी जो आपके क्लस्टर लेवल फेडरेशन में जो दीदियाँ जो सीआरपी होती है वो जो बनाकर जाती है, वो अस्थायी सदस्य बनकर जाती है, उनको 3 साल के बाद आप चयन भी कर सकते हैं। सीएलएफ की ओबी का कार्य क्या होता है, नोटिस बैरिस्टर का कार्य होता है, उसके बारे में बताया जाता है। सीएलएफ की अस्थायी ओबीज का चयन करने के बारे में और आम सभा के किस्से पर, यानी आम सभा में जो खर्चा लगेगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें इकट्ठी होती है तो वहाँ कोई कोई स्थान होता होगा जिनकी इकट्ठी करी जाती है, और वहाँ पे उनके नाश्ते का, खाने का, सब तरह का प्रबंधन किया जाता है तो उस चीज के खर्चे के बारे में। और आपकी हमेशा सीएलएफ में मीटिंग में जो खर्चा लगेगा उसके बारे में सभी तरह की चीजें दूसरे दिन के प्रशिक्षण में बताया जाता है। सबसे पहले मोटा मोटी मैं आपको बता देती हूँ दूसरे दिन क्या होता है। ग्राम संगठन के पदाधिकारी यानी ओबीज, ग्राम संगठन के जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होते हैं उनको पदाधिकारी बोलते हैं, वो ओबीज होते हैं। और बीओई बैठक आयोजित करना, क्लस्टर लेवल संगठन का गठन करना, क्लस्टर लेवल संगठन के प्रतिनिधि निकाय यानी आरजीबी और कार्यकारिणी कमेटी इसी का कार्य बताना, क्लस्टर लेवल संगठन के प्रतिनिधि निकाय यानी आरजीबी का एवं अस्थायी कार्यकारिणी कमेटी इसी का चयन करना, क्लस्टर लेवल संगठन के पदाधिकारी यानी ओबीज का कार्य बताना, क्लस्टर लेवल संगठन के अस्थायी पदाधिकारियों यानी ओबीज का चयन करना, और आम सभा के खर्चे पर चर्चा करना, आम सभा में कितना खर्चा लगेगा और खर्चा कौन करेगा उसके बारे में समीक्षा करना यानी बताना दूसरे दिन के बारे में आता है। सबसे पहले प्रार्थना से शुरुआत की जाती है। जब आपकी अच्छे से मीटिंग, सारे अधिकारी, सारे पदाधिकारी, सारी सीआरपी दीदियाँ जो भी वहाँ आपका सीएलएफ बनाने आएंगे वो, और भी जो भी जो गेस्ट अगर आपने बुलाया है वहाँ उस जगह की सरपंच की या फिर ग्राम पंच वगैरह या फिर आंगनबाड़ी सहयोगी कार्यकर्ता दीदियाँ और आपके ग्राम संगठन के पदाधिकारी और जो आई हुई है उन सबको बिठाकर सीएलएफ की मीटिंग यू शेप में की जाती है। तो सबसे पहले यू शेप में बिठाकर दीदियों को बिठाया जाता है, और उसके बाद खड़े होकर सभी पदाधिकारी, बीओई, सीएलएफ, सीआरपी मिलकर भगवान का भजन या फिर किसी भी तरह का गीत गाकर, जो समूहों को जोड़ने के जो गीत होते हैं, अलग अलग तरह के गीत होते हैं, उनको गाकर बैठक की शुरुआत की जाती है। फिर सभी ग्राम संगठन के पदाधिकारी, बीओए, सीएलएफ, सीआरपी, समूह का नाम, ग्राम संगठन का नाम, क्लस्टर का नाम आदि अपना पद बताकर अपना अपना सभी परिचय देती हैं। फिर सभी इतने ग्राम संगठन में से इतने ग्राम संगठन उपस्थित हुए हैं और इतने ग्राम संगठन अनुपस्थित हुए, इस तरह की वहाँ पे चर्चा होती है, क्योंकि जो भी उपस्थित होते हैं उन सभी दीदियों के सिग्नेचर होते हैं और जो नहीं उपस्थित होते हैं उनको
उनको पेनल्टी भी लगाई जाती है। पिछले प्रशिक्षण पर समीक्षा यानी पिछले सीएलएफ सीआरपी के आने का, सीएलएफ की आवश्यकता और बीमा की जानकारी, सीएलएफ का उद्देश्य, सीएलएफ की संरचना बताते हुए समीक्षा की है। पहले दिन क्या क्या बताया था? पहले दिन बीमा की जानकारियां दी जाती है, सीएलएफ का उद्देश्य बताया गया था और सीएलएफ की संरचना यानी सीएलएफ किस तरह से बनता है, कैसे कैसे सीएलएफ संरचना होती है, सबसे पहले कौन काम करेगा फिर कौन करेगा, इस तरह से संरचना बताई जाती है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो उसको आप देख लीजिए और सुन लीजिए। फिर सीएलएफ का चयन, सीएलएफ का चयन कैसे किया जाता है? प्रत्येक ग्राम संगठन से 2 पदाधिकारियों क्लस्टर संगठन में आएंगे, उनको आरजीबी सदस्य कहा जाएगा। योग्य ग्राम संगठन को ही क्लस्टर में जोड़ना होता है। नए ग्राम संगठन को 1 माह पश्चात जोड़ना होता है, यानी जो नया आपका ग्राम संगठन बना है, कोई किसी जगह पे नहीं बना हुआ है और अगर वो नया नया बना है तो 1 माह पश्चात उसको जोड़ना होता है। उस टाइम में उसको नहीं जोड़ना होता क्योंकि उसका बैंक अकाउंट खुलता है, उसके बाद उसकी सारी बैठक वगैरह होती है और उसके ग्राम संगठन में जुड़ी हुई दीदियों को सभी को पता होना चाहिए कि ग्राम संगठन होता क्या है। उसके बाद एक मेंबर उसको जोड़ा जाता है। आरजीपी में से ही 4 पदाधिकारियों का चुनाव करना होता है। आरजीपी यानी रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी, जो भी आपके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष आपके ग्राम संगठन में होते हैं, उनमें से ही 4 पदाधिकारियों का चुनाव करना होता है। पदाधिकारियों का 5 साल में एक बार में बदलाव अवश्य करना होता है, यानी जो भी सीएलएफ सीआरपी बनाकर जाती हैं उनका अगर आपको वो सही नहीं लगे तो 2 साल में आप उनको चेंज कर सकते हैं और 5 साल में एक बार तो चयन करना ही होता है, यानी बदलाव करना ही होता है। ये आजीविका मिशन का यानी एनआरएल राष्ट्रीय रूरल लाइवलीहुड मिशन का एक ये नियम है कि 5 साल में जो पदाधिकारी है उनको चेंज करना ही होता है, यानी नए पदाधिकारी बनाने होते हैं। आरजीबी एवं ईसी की बैठक निर्धारित समय पर करना। क्लस्टर संगठन में पुस्तकों के लेखांकन के लिए पुस्तक संचालक का चयन करना, यानी जैसे आपके समूह में बुक कीपर होती है, ग्राम संगठन में वीओए होती है, वैसे ही आपके सीएलएफ में भी अकाउंटेंट दीदी होती है, जो सारे सीएलएफ का यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन का लेखा जोखा रखेंगी, लिखने का, उसको पुस्तक संचालक कहते हैं। तो उसका पुस्तक संचालन का चयन करना दूसरे दिन मीटिंग में बताया जाता है। क्लस्टर संगठन की पहचान के लिए क्लस्टर संगठन का नाम रखना, जैसे आपने अपने समूह का नाम रखा था, फिर उसके बाद ग्राम संगठन का नाम रखा, वैसे ही आपके सीएलएफ ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम रखा जाता है। कोई भी नाम, जैसे माँ दुर्गा, शिवाजी, शिवजी, गणपति, किसी के नाम से जो भी आप नाम रखते हैं इस तरह से, और वो मोटिवेशनल होना चाहिए, उससे महिलाओं को लगना चाहिए कि हाँ हम इस सीएलएफ के सदस्य हैं, जैसे जागृति, पहचान, महिला शक्ति, इस तरह के नाम है मोस्टली आजीविका मिशन में रखे जाते हैं। क्लस्टर संगठन की बैठक साल में एक बार अवश्य करना होता है। क्लस्टर संगठन की बैठक साल में एक बार अवश्य करना है। कौन सी बैठक है? जैसे एक साल में जो आपकी आरजीबी जो बैठक की थी, वो बैठक सभी दीदियों को बुलाकर एक साल में एक बड़ी बैठक करनी ही होती है। क्लस्टर संगठन की बैठक को सुगमता से चलाने के लिए कुछ नियम रखना होते हैं, जैसे देर से आने पर पेनल्टी लगेगी, अनुपस्थित होने पर पेनल्टी लगेगी, किस्त व ब्याज जमा न कराने पर पेनल्टी लगेगी, और मासिक प्रतिवेदन यानी एमपीआर, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसको आप बोलते हो, ये आपको एसएचजी की भी देनी होती है, आपकी ग्राम संगठन की भी एमपीआर होता है, और वैसे ही सीएलएफ यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन का भी मासिक प्रतिवेदन यानी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है, कितना लेन देन हुआ, कैसे क्या। समूह में थोड़ा कम होता है, ग्राम संगठन में उससे थोड़ा ज्यादा होता है, और क्लस्टर लेवल फेडरेशन में थोड़ा सा क्या, उसमें तो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें सारे जितने भी आपके ग्राम पंचायत के कम से कम 15-20 ग्राम संगठन सीएलएफ में जुड़ जाते हैं, तो बहुत सारा लेखा जोखा होता है, तो उसमें एमपीआर में काफी सारी चीजें जुड़ी होती है। प्रत्येक समूह से पर सदस्य से प्रवेश शुल्क 10 रुपए और अंश पूंजी 100 रुपए जमा करवाना होता है। तो ये सभी पे ही, सभी जगह ही है। 10 रुपए तो सदस्यता शुल्क यानी आपने प्रवेश शुल्क लिया वो, और 100 रुपए आपको अंश पूंजी जमा करवानी होती है। फिर सीएलएफ के आरजीबी के कार्य क्या होते हैं ये बताया जाता है। फिर ईसी के कार्य यानी एजुकेट कमेटी जो होती है उनका क्या कार्य है। आरजीबी क्या करते हैं? ग्राम संगठन के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता को
चिन्हित करना और प्रशिक्षण कैलेंडर बनाना, साथ ही प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुनिश्चित करना, निदेशक मंडल का गठन करना है और निदेशक मंडल के सदस्यों को निलंबित करना, उप समितियों के निर्माण में निदेशक मंडल के को सहायता प्रदान करना, ग्राम समितियों के कार्यों की समीक्षा करना, ग्राम समितियों को शुद्ध करना एवं उसका क्षमतावर्धन करना, यानी आजीविका के संसाधनों के बारे में बताना। फिर इसी के क्या कार्य होते हैं? इसी के कार्य होते हैं ग्राम संगठन के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता को चिन्हित करना और प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुनिश्चित करना, ग्राम संगठन को वित्तीय ऋण सहायता प्रदान करना, ग्राम संगठन के कार्यों की समीक्षा करना, विशिष्ट कार्यों के लिए प्रतिनिधि निकाय के सहयोग से संकुल संघ के लिए उप समितियों का निर्माण करना तथा उसे पुनः गठित करना, क्लस्टर संगठन की वित्तीय परिचालन संबंधी निधि योजनाएं बजट का निर्माण करना, क्लस्टर संगठन के वित्तीय मामलों पर नियंत्रण रखना। ये सारी चीजें हिंदी में लिखी हुई है, हिंदी में बताई गई है। इनको आप जैसे जैसे सीएलएफ में आप मीटिंग में जाएंगे, क्लस्टर लेवल फेडरेशन की मीटिंग में, आगे आगे आपको अभी तो प्रशिक्षण हुआ है, उसके बाद आप जाते रहेंगे बैठकों में। सीएलएफ की महीने में 2 बार मीटिंग होती है, कई जगह पे 3-3 4-4 बार भी मीटिंग करते हैं, क्योंकि हर 7वें दिन सीएलएफ की मीटिंग करनी जरूरी होती है। उसमें बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, बहुत सारे लेन देन होते हैं, इसलिए क्लस्टर लेवल फेडरेशन का ऑफिस ऑल टाइम खुला होता है 1 तारीख से 30 तारीख तक। जो क्लस्टर की असिस्टेंट होती है वो, और अकाउंटेंट, क्लस्टर की अध्यक्ष और क्लस्टर मेंबर, ये चारों लोग वहाँ पे आते हैं। और जितने भी पशु सखी, कृषि सखी, उद्यम सखी, एलआरपी, एआरपी, आरपीआरपी, एरिया कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, पीएमआईएस, इस तरह के जो भी पदाधिकारी और जो अधिकारी होते हैं उनको रोज वहाँ पे ब्लॉक ऑफिस से और क्लस्टर ऑफिस में आना होता है। ब्लॉक वाले अधिकारी तो नहीं आ सकते रोज रोज, महीने में 1 बार 2 बार संभालने आते हैं, लेकिन जो भी क्लस्टर लेवल फेडरेशन के एम्प्लॉइज हैं तो वो उनको, और जो आपके कर्मचारी हैं उनको भी, और जो सदस्य हैं उनको सबको क्लस्टर ऑफिस में आना होता है और ये सारी चीजें देख रेख करनी होती है। फिर आरजीबी का गठन कैसे होता है? प्रत्येक ग्राम संगठन में से जो 2 पदाधिकारी आते हैं उन्हें आरजीबी यानी रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी कहते हैं, उनमें से ही इसी का गठन होता है। तो कार्यकारिणी समिति में 12 सदस्य होते हैं। कार्यकारिणी कमेटी में सदस्यता चुनाव आधारित होगी। वैसे सदस्य जो प्रतिनिधि निकाय द्वारा चुने जाएंगे वही कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य होंगे। एक ग्राम संगठन से एक, यानी एक ग्राम संगठन में से एक इसी एजुकेट कमेटी का सदस्य बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हर गांव में से एक महिला का होना जरूरी है, ताकि जो भी सीएल अपने जो भी जानकारियां हो, जो भी आजीविका संवर्धन के तहत कोई भी काम हो, तो अपने गांव में जाकर सभी दीदियों के समक्ष जब ग्राम संगठन की बैठक हो तब बता सके। एक ग्राम संगठन में से एक से अधिक प्रतिनिधि निदेशक मंडल में शामिल नहीं होने चाहिए। एक से ज्यादा इसी सदस्य नहीं हो सकते एक गांव में से एक ही। नहीं तो अगर जैसे आपके 15 है ग्राम संगठन, या फिर 20 ग्राम संगठन है, या 24-25 ग्राम संगठन है, तो अगर एक एक दीदी से ज्यादा करेंगे तो 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 हो जाएंगे। तो एक ही सही रहता है। अगर 15 है तो भी सही, एक ही सही है। और अगर आपके 20 ग्राम संगठन सीएलएफ में जुड़े हुए तो भी एक एक सदस्य, तो 20-25 सदस्य हो जाते हैं, तो ज्यादा नहीं होते, एक ही इसी नंबर होता है। कार्यकारिणी कमेटी द्वारा ही संकुल संघ के 4 पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन होगा, जिनमें से आपको ईसी बनाए जाते हैं। जो ईसी एजुकेट कमेटी के सदस्य होते हैं उन्हीं में से 3 पदाधिकारी सीएलएफ के चुने जाते हैं, जिनको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बोला जाता है। वो जैसे आपके समूह में और आपके ग्राम संगठन में जो होते हैं, वैसे ही इसमें भी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष चयन किए जाते हैं, जो सीएलएफ को सुचारू रूप से और अच्छे से चलाने के लिए बनाए जाते हैं। संकुल संघ की कार्यकारिणी कमेटी की बैठक का तरीका, दिन एवं समय तय किए जाते हैं। यानी जैसे आप समूह की मीटिंग करते हैं और आपके ग्राम संगठन की मीटिंग करते हैं, वैसे ही इसमें किस तरह से बैठक करोगे, किस तरह से आप कौन कौन सी डेट को आप बैठक करोगे, इस तरह से जैसे आपको डेट दे दी कि आरजीबी की बैठक महीने की 1 तारीख से 15 तारीख को करनी है, सुबह 10 बजे से या 11 बजे से या 12 बजे से शाम को 4 बजे तक। और इसी की बैठक महीने के अगले दिनों में, जैसे 15 तारीख से और 30 तारीख के बीच में कोई भी डेट रख लो, आपको जैसे सुगमता लगे बहनों को, सभी को ये देखना होता है कि ग्राम संगठनों की मीटिंग उसके बीच में नहीं होनी चाहिए, ताकि दीदियों को आने में दिक्कत नहीं। वैसे 5 तारीख तक सीएलएफ की मीटिंग रखनी चाहिए, आरजीबी की और पीसी की बैठक रखनी चाहिए 25 और 30 के बीच में।
ताकि किस्त ब्याज देने में भी दिक्कत नहीं रहे और दीदियों को आने में भी दिक्कत नहीं रहे। इस तरह से आपकी दूसरे दिन का प्रशिक्षण होता है और दूसरे दिन के प्रशिक्षण में आपको ये सारी चीजें बताकर सभी दीदियों को धन्यवाद कहकर मीटिंग को समाप्त करते हैं और सारी दीदियां अपने जो भी वो बैठक प्रस्ताव रजिस्टर होता है उसमें सभी अपने अपने सिग्नेचर करती है, सभी को धन्यवाद बोलकर राम राम बोलकर जाती हैं और तीसरे दिन के प्रशिक्षण के लिए फिर से आती हैं और वैसे ही अगले दिन की प्रशिक्षण यानी अगले दिन की मीटिंग कार्यवाही शुरू होती है। उसमें तो मैं आपको कल इसका वीडियो बनाकर बताऊंगी कि तीसरे दिन के प्रशिक्षण में क्या होता है। वैसे इसमें ओबीज के क्या कार्य होते हैं उसके बारे में भी बताया जाता है कि अध्यक्ष क्या काम करेंगे, उपाध्यक्ष क्या काम करेंगे, सचिव की क्या क्या जिम्मेदारी होती है। तो इसका मैं आपको एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाकर बता दूंगी कि जो सीएलएफ के ओबीज होते हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है और जो ईसी मेंबर होते हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी क्योंकि अलग वीडियो बनाने का टॉपिक है। ठीक है, तो इनकी जिम्मेदारियां इसी दिन दूसरे दिन प्रशिक्षण में ही बता दी जाती है कि इनके क्या क्या इनकी जिम्मेदारियां होती हैं और ये क्या क्या काम करेंगे। फिर उनके ओबीज का चयन कर लिया जाता है दूसरे दिन में कि कौन कौन है अध्यक्ष बनी है, कौन उपाध्यक्ष बनी है, कौन सचिव बनी है, कौन कोषाध्यक्ष बनी है, उनके नाम वगैरह लिख लिए जाते हैं, उनके सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं और डॉक्यूमेंट वगैरह देकर उनको तीसरे दिन आने के लिए धन्यवाद कहकर भेज दिया जाता है। वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक करना और मुझे कमेंट करके बताया भी करो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।